हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। सो टाइप्स ऑफ प्लान्स के इससे पहले जो लेक्चर था मैंने आपको वहाँ पे सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान दोनों समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है सो यू हैव टू वॉच इट कम्प्लीटली, क्योंकि ये वाला जो सेशन है वो उससे रिलेटेड है। ओके, सो हाई एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। इफ यू वांट e-notes or e-books, the links are given in the description below. And one more important thing, we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems. हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है, सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th, दैट टू सेम एज इंग्लिश मीडियम, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करें, तो निकाल लीजिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। दैट इज स्टार्ट करेंगे इस फ्लो चार्ट से। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ पिछला सेशन, क्योंकि वो थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज़ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? सिंगल यूज़ प्लान में हमने क्या देखा था कि ऐसा प्लान जो एक बार बना, अपन ने यूज़ किया, बस दैट इज यूज्ड, नाउ इट वोंट बी यूज्ड फर्दर। बट अगर हमने कोई ऐसा प्लान बनाया जो ऑर्गेनाइजेशन में सालों साल यूज़ होगा, दैट इज अ स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज़ प्लान मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था, उसके लिए प्लान बनाया, प्रोजेक्ट खत्म, प्लान खत्म, ठीक है। बट स्टैंडिंग प्लान कंटिन्यूसली यूज़ होता है, इट हैज़ अ कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, बट यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ प्लान बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऐसा प्लान जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो। सेकंड है स्ट्रैटेजी, थर्ड है पॉलिसीज, फोर्थ है प्रोसीजर्स, फिफ्थ है मेथड्स, सिक्स्थ है रूल्स, सेवेंथ है प्रोग्राम्स एंड एट्थ है बजट्स, ठीक है। सो ये हमारे टोटल 8 प्लान्स हैं। ओके, सो फर्स्ट प्लान क्या है? ऑब्जेक्टिव। सेकंड प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी। साथ साथ में आप फ्लो चार्ट बनाते जाइए कंसेप्ट रजिस्टर में। थर्ड है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। तो आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है, या फिर शॉर्ट नोट्स फॉर्म के क्वेश्चन में भी आता है कि मेथड्स एंड पॉलिसीज एक्सप्लेन करो, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है, MCQs में भी पूछे जाते हैं। सो आप देखिए OS PM RPB, ठीक है। तो आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हो। जैसे आप देखो 3 P's हैं, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं तो 3 P's हैं, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, PPP। फिर आप देखेंगे कि PPP तो हो गए, प्रोग्राम, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फिर M, है ना, M किसको स्टैंड करता है? मेथड्स को। फिर R, ठीक है। फिर उसके बाद SO। इस तरह से आप याद कर सकते हो PPP MRSO, ठीक है। तो निमोनिक बना लो, कोई भी चीज़ बना लो जिससे आपको ये पर्टिकुलर वर्ड्स याद हो जाए, क्योंकि यही टाइप्स ऑफ प्लान है। अगर आप इन वर्ड्स के बदले में कोई और वर्ड्स लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बुलेट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। सो बेटर है अपन याद कर लेते हैं हमारी क्लासेस के लिए PPP MRSO। ओके, सो प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, R for rules, S for strategy and O for objectives। ओके, तो फटाफट अपन लोग इसको नोट डाउन, आई होप आपने कर लिया होगा साथ में जैसे मैं पढ़ा रही थी। अब अपन लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं डिटेल में। सो प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सब जगह प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। Okay, which means that it is not the task of top level managers only but the managers working at different levels। अब यहाँ पे different level से उनका क्या मतलब है? different level से मतलब है ये पिरामिड। So planning जरूरी नहीं है कि केवल और केवल top level managers का काम हो। planning department managers में भी लगती है जो कि मिडिल लेवल पर हैं, और प्लानिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी लगती है, ठीक है।
सो डायरेक्शंस जरूर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं, बट प्लानिंग की बात करें तो हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग लगती है, हर लेवल पर प्लानिंग लगती है. ओके, सो प्लानिंग फंक्शन. द प्लान्स फॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर may differ from the plans formed by middle level and lower level manager. The different types of plans or command are formed by the managers at different levels are objective, strategy, policies, procedure, methods, rules, program, budget. क्या याद करवाया था मैंने? PPP, MRSO. ठीक है, ये आपको याद करना है निमोनिक, जिससे आपको याद रहे. ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑब्जेक्टिव्स में भी अलग अलग निमोनिक्स हैं, चलिए देखते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ टाइम तक चलते हैं. ठीक है, इसलिए ना वो सिंगल यूज प्लान होते हैं ना वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं. ऑब्जेक्टिव मतलब ये एम है, ये गोल है ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, सो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. अब स्मार्ट का भी एक फुल फॉर्म है. ऑब्जेक्टिव होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. ठीक है, जो एम होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आप उसे मेजर कर सको, अचीव कर सको, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें इसको कैसे याद करना है? स्मार्ट से. फिर से बोलो एक बार, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन सेल बाय 10%. तो अचीवेबल है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड है, 6 मंथ्स में अचीव करना है, और रिलेवेंट भी है क्योंकि सेल्स का फैक्टर है, सेल्स से प्रॉफिट अर्न होता है. स्पेसिफिक भी है, स्पेसिफिक सेल्स के बारे में बात की है. ओके, फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन रिजेक्शंस बाय 2% बाय 1 मंथ. तो टाइम बाउंड है, परसेंटेज फिक्स है, मेजरेबल है, स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, रिलेवेंट है और अचीवेबल है. ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव भी एक तरह का प्लान ही होता है कि हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें, कुछ टाइमलाइन, कुछ एरिया सेट करके रखें. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन. क्या करना है वो डिसाइड करो. is the end result of planning. Planning का end result क्या होगा? All the activities are guided towards objectives. Serve as a guide for overall business planning. Decide future state of affairs in which the organization strives to realize. These are usually set up by top level management. तो ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ जाना है, अभी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ी है, फ्यूचर की सोचते हुए कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. स्मार्ट को याद रखना है. स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं टू स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी भी ना ही सिंगल यूज होती है ना ही स्टैंडिंग, बस स्ट्रैटेजी होती है कि तरीका किस तरह से काम करना है, उसकी प्लानिंग. ओके, सो स्ट्रैटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसको अचीव करने के लिए क्या तरीके हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे? स्ट्रैटेजीज में. सो द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजीज आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. यहाँ पर किस तरीके से काम करना है, वे ऑफ डूइंग, वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. way of doing work to achieve organization objective, allocating resources for achieving the course of objectives. ठीक है, so strategy formulation क्या है? ये भी top level के लोगों का काम है कि किस तरीके से काम करवाना है पूरे other level से. Now it must to scan, understand clearly the business environment before framing the strategy. Strategy adopt करने से पहले हमें ये देखना है कि competitors क्या strategy यूज़ कर रहे हैं, हमने जो strategy अपने business के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या उससे fruitful results आ पाएंगे. पूरे environment की स्कैनिंग करनी है, कॉम्पिटिटर, सेल्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, कस्टमर्स, ए टू जेड. आपको अपने पूरे एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है, क्या क्या चीज़ में क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं. ओके, सो ये हो गया स्ट्रैटेजी. नाउ let's proceed. The common decisions in strategy are whether to introduce a new product or not. ये common decision है strategy में कि क्या हमें कोई नया प्रोडक्ट चालू करना चाहिए या फिर पुराने प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे थे वही करना चाहिए. टू इंट्रोड्यूस देन, अगर चालू करना है कोई नई प्रोडक्ट लाइन तो कैसे. फिर
कस्टमर कौन होंगे उस प्रोडक्ट लाइन के, फिर चेंजेस अपन क्या क्या करें अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ताकि वो और लेवल ऑफ सेल उसकी बढ़ सके। ऑल द स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है हम किसको देख के लेते हैं, कस्टमर्स के पैटर्न को। और किसको देख के लेते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। और किसको देख के लेते हैं, गवर्नमेंट के जो बिल्स वगैरह पास होते हैं उसको देख के। और किसको लेते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स। ये सब चीज़ों को देखकर अपन अपने डिसीजन लेते हैं। तो ये सब चीज़ कहाँ पर आती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो कोई भी अगर स्ट्रैटेजी बदल रहा है कोई बिजनेस, तो उसको सबसे पहले तो अपने आसपास की चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी डिफाइंस फ्यूचर डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। फॉर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट इज द डिमांड। ये सब मार्केट को एनालाइज करके पता चलेगा कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, और फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। यस स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एरिया में कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड्स आउटलाइन ऑफ द बिजनेस। स्ट्रैटेजी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जो क्या प्रोवाइड करती है, आउटलाइन, कि कैसे काम करना है, हाउ द वर्क इज टू बी डन। ओके, नाउ स्ट्रैटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन आ जाते हैं, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, ए टू जेड। तो सबको अपन को देख के चलना होता है और फिर स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग स्कोप इन द लॉन्ग रन। स्ट्रैटेजी ही आपकी बताएगी कि फ्यूचर में आप कितना ज़्यादा टिक पाओगे। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स ब्रॉड कंटूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस। ब्रॉडली आपको हर चीज़ के बारे में स्ट्रैटेजी जो है वो एंश्राइन करती है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजीज यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजन लाइक whether the organization will continue in same kind of business or combine new lines of activities or seek to acquire dominant position in the same business. So strategies usually इसके अराउंड होती है कि पुराने सामानों में ही चलते रहें या कुछ नया चालू करें। ओके, नेक्स्ट कम इन प्लान्स इज पॉलिसीज। पॉलिसीज स्टैंडिंग होती हैं, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होती हैं, ये सिंगल यूज़ नहीं होती हैं, सब पे एप्लीकेबल होती हैं, तो ये स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है। नाउ पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू सिचुएशन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जनरल रिस्पॉन्स है, जनरल नॉट स्पेसिफिक। ओके, इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इनकी पॉलिसी है कि जो प्रोडक्शन है एक दिन में एक वर्कर 50 यूनिट्स, एक दिन में एक वर्कर 50 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा। और मान लो इनके यहाँ पर 150 वर्कर्स हैं, जिसमें 75 डे शिफ्ट में काम करते हैं, 75 नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो 75 वर्कर्स जो डे शिफ्ट के और नाइट शिफ्ट के हैं, इनने टारगेट प्रोडक्शन सेट कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव सेट करा इनने कि हमें 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है, 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है 1 मंथ में। ठीक है, और इन्होंने बोला कि डबल शिफ्ट हम लगाएंगे, डबल शिफ्ट लगाएंगे। ठीक है, अब एक वर्कर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इनकी पॉलिसी के हिसाब से, 50 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल 150 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो 150 इंटू अगर मैं 50 की बात करूं तो 15 5 ज़ा 75, आराम से ये लोग इस प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं। बट मान लो इनकी एक ऐसी पॉलिसी आ जाती है जिसमें ये लोग बोलते हैं कि वर्कर्स जो हैं केवल डे शिफ्ट में काम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट अपन को रिड्यूस करनी है,
प्रोडक्शन हाई है तो कॉस्ट रिड्यूस करनी ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक शिफ्ट हटा दी, तो एक शिफ्ट हटा दी तो केवल 75 वर्कर्स बचे, ठीक है। एक वर्कर 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, तो क्या बताइए आप प्रोडक्शन अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कई बार पॉलिसी क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई नहीं हो पाती। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर एक मैनेजर जो है वो मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है, बट एक जो सबऑर्डिनेट है उस वो ऑर्डर एक ही मैनेजर से रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल चीज़ है, सब पर एप्लीकेबल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल है, तो ये पॉलिसी में इंक्लूड की गई है लाइन। इसके अलावा एक और पॉलिसी है कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वर्कर्स की जो वर्किंग प्लेस है वहाँ से सैनिटेशन की जो एरिया है उस वर्कर्स की वर्किंग प्लेस और सैनिटेशन एरिया में 6 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, और जहाँ पर वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है एंड जो वर्कर्स का एरिया एंड सैनिटेशन एरिया उस पर भी 6 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वर्कर्स की सेफ्टी मेंटेन रहे। तो ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती। पॉलिसीज हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। सो पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इन सिंपल वर्ड्स इट इज ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई वर्कर है, वो रेजिग्नेशन दे देता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्कर को ऑटोमेटिकली नोटिस पीरियड चालू हो जाएगा अगर एचआर डिपार्टमेंट से ओके आता है, ठीक है। अगर कोई वर्कर है वो उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, उसे परमानेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए कि अब वो परमानेंट एम्प्लॉई है, तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोबेशन कंप्लीट होने के 7 डेज के अंदर परमानेंट सर्टिफिकेट देते हैं वो कि आप परमानेंट एम्प्लॉई हो। तो यस, वो पॉलिसी है, जनरली एप्लीकेबल है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी चीज़ें कैसे हैंडल करे, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करें, वो उन्होंने अपनी पॉलिसीज में लिख के रखा है। ओके, नाउ पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड प्री डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, है ना। हर लेवल पर पॉलिसी की जरूरत होती है, हर लेवल पे अपनी अपनी पॉलिसीज बनी हुई हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन ऑलवेज एनकरेज इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज एम्प्लॉइज हैव टू डील विद सिचुएशन, द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन इज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉय। हर चीज़ एम्प्लॉय को पूछ के पॉलिसी बनाई जाती है क्योंकि सारी चीज़ें एम्प्लॉयज से ही रिलेटेड होती है। एक्चुअली दे आर द पर्सन हु विल सर्व द कस्टमर्स, द मैनेजर डजंट गो एंड सेल द गुड्स टू कस्टमर, दे ही डेलीगेट्स द वर्क, राइट। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज से पूछो, एम्प्लॉयज को मद्देनजर रखते हुए ही पॉलिसीज बनानी चाहिए, then they will be able to handle the situation in a much better way. Major policies made to known all the stakeholders, सारे stakeholders जैसे customers हो गए, client हो गए, competitor हो गए, supplier हो गए, और सबको बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो पता होनी चाहिए। माइनर पॉलिसीज़ इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं, जैसे इनसाइडर्स को किसी भी मिनट डिटेल की नीड नहीं हो, जैसे बोर्ड मीटिंग में क्या क्या मिनट्स हुए, क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई, वो अगर पब्लिक कर दी जाए, कस्टमर्स क्लाइंट्स को पता चल जाए तो फिर वो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को हार्म हो सकता है। सो ये चीज़ें जो हैं वो इंटरनल हो तो ही सही है, तो माइनर पॉलिसीज़ में आता है। सो माइनर पॉलिसीज़ इज इक्वल टू इंटरनल पॉलिसीज़, मेजर पॉलिसीज़ इज इक्वल्स टू पॉलिसीज़ विच आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर और द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। Now let's proceed further. For example, purchase policy may include from how many suppliers company should purchase. What is the criteria for choosing among the supplier? No credit sale policy, make or buy policy. ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फीचर्स ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है, मैनेजर्स को गाइड करती है ताकि वह स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमाइज तरीका है पॉलिसी के थ्रू चीज़ों को हैंडल करने का। पॉलिसीज ब्रॉड पैरामीटर्स डिफाइन करती हैं विद इन विच मैनेजर में फंक्शन, ठीक है। नेक्स्टली है प्रोसीजर्स। सो स्टूडेंट्स, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ प्लान ही है, स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स लगते हैं वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, राइट। सो प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ये ऐसे स्टेप्स होते हैं कि फ्यूचर कंडीशन हैंडल हो सके। ओके, सो प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल
future conditions. The sequence of the steps to be followed by employees in different situation must be predetermined so that everyone follows the same steps. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एम्प्लॉयज़ के लिए एक लीव एप्लीकेशन का प्रोसीजर सेट है. जैसे हर एम्प्लॉय का एक सॉफ्टवेयर पर प्रॉपर अकाउंट होता है. इस अकाउंट पे जाके उसको लीव अप्लाई करनी है. लीव अप्लाई करने के बाद ही हैज़ टू डू अ मेल. मेल में उनको 2 में अपने मैनेजर को रखना है, CC में सपोर्टिंग मेंबर्स को रखना है जिनको पता होना चाहिए कि वो कोई लीव अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. एंड लीव अप्लाई में वो टाइप ऑफ लीव भी सिलेक्ट करेंगे. सो ये क्या होता है, एक प्रोसीजर है जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम है. ओके. नाउ द प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी अकम्प्लिश. तो ये क्या है, एक लीव एप्लीकेशन क्या है, ये एक्टिविटी है. तो ये एंटायर मैनर है जिसमें एक एक्टिविटी को फिनिश करना है. फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल कैन बी. ठीक है. सो प्रोसीजर, अगर हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसका भी एक प्रोसीजर होता है. सो प्रोसीजर्स आर मेड common for all the departments to coordinate their activities. So procedure cut across all the departmental line. तो departments के लिए procedure बताऊं. एक procedure होता है, इसको बोलते हैं scalar chain. स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ठीक है. तो ये एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनके अलग अलग नाम हैं. मान लो F को कम्युनिकेट करना है C से, तो वो कैसे करेगा, पहले A को कम्युनिकेट करेगा, फिर B, फिर C. ठीक है. तो ये एक सीक्वेंस है. और इमरजेंसी सिचुएशंस में ही वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो ये एक प्रोसीजर है ना. तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. ओके. सो प्रोसीजर डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीजर टू हैंडल ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो. सो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से अपने जो ऑर्डर है उसको हैंडल कर रहा है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी. तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो भी एक कंपनी सेट करके देगी. ओके. नाउ फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले तो इसमें स्टेप्स होते हैं. सो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जनरली मेंट फॉर इंसाइडर्स ओनली. यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए कुछ नहीं होता, एम्प्लॉयज़ के लिए ही सब कुछ होता है. ओके. आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना. तो सारे स्टेप्स पहले से ही तय होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. Okay, the sequence of steps or action to be taken enforce a policy to attain a predetermined objective. Exact manner जिसमें काम करना है वो procedure बताएगा. So policy and procedure are interlinked with each other. Procedure are steps to be carried out with the broad policy framework. ठीक है. procedure steps होते हैं, policy guidelines होती हैं. Now let's come to methods. So methods क्या होता है, काम करने का तरीका. Strategy और methods थोड़े थोड़े relate करते हैं. Strategy मतलब काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, मेथड मतलब काम कैसे करना है, उसका वे आउट क्या है. ठीक है. तो आप बोलोगे मैम इन दोनों में फ़र्क क्या है. स्ट्रैटेजी सिर्फ सेट हो रही है, मेथड में काम करने के डिफरेंट टाइप्स हैं. जैसे टेलर ने डिसाइड किया था ना टाइम स्टडी, तो डिफरेंट स्टडीज़ थी. बट हेनरी फ्योल ने क्या दी थी, जनरल गाइडलाइंस दी थी. तो स्ट्रैटेजी केवल एक सेट प्लान है, समझ लो, है ना, सिर्फ एक आउटले है. मेथड्स में काम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. ओके. नाउ methods can be defined as formalized systematic way of doing a job. Okay, the managers decide in advance the common way of doing a job so that there is no doubt in the minds of employees. There can be uniformity in actions. These help in applying techniques of standardization and simplification, act as a guide to employees. तो मेथड से चारों चीज़ें पॉसिबल हैं. मेथड डील्स विद टास्क ऑफ कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम्स, मनी एंड एफर्ट्स, इंक्रीज एफिशिएंसी. मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एक स्कूल है जिसने अपने स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग स्टार्ट करी.
ठीक है। अब इस स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग स्टार्ट की, उसका उन्होंने एक मेथड बनाया, ठीक है, पूरा प्रोसीजर बनाया सबसे पहले कि कैसे करियर काउंसलिंग होगी, और प्रोसीजर को अलग अलग मेथड्स में ब्रेक किया। स्टेप 1, टेकिंग आउट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टेप 1, डिटेल्स को सिस्टमैटिक मैनर में लिखो। डिटेल्स में क्या क्या होगा? नेम, आईडी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये डिटेल्स ले ली स्टूडेंट की। फिर उसके बाद हम इस प्रोसेस को ऑनलाइन करने वाले हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर से मीटिंग्स लेनी है, ठीक है, 1 to 1 होगी, 1 to many होगी, वो डिसाइड करो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे एक करियर काउंसलिंग सेशन में, या एक 1-1 करके आप हर स्टूडेंट को अलग अलग से सेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो मीटिंग काय पे कंडक्ट कर रहे हो? जूम पे कर रहे हो, टीम्स पे कर रहे हो? तो ये पूरा प्रोसेस बनाओ। सबके लिए एक फिक्स प्रोसेस होना चाहिए, सारे टीचर्स के लिए। सो यहाँ पर मान लीजिए जूम पे मीटिंग वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मीटिंग होने के बाद इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक फीडबैक जाना चाहिए। अब हर टीचर के लिए मेथड है। मेथड क्या है करने के लिए? सबसे पहले वो बच्चे की डिटेल्स लेंगे, फिर उसकी मीटिंग सेशन शेड्यूल करेंगे, 1 to 1 होगा, फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करके उसके पेरेंट्स को भेजेंगे एंड उसको खुद को पर्सनली फीडबैक देंगे कि आपको क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप कहाँ कहाँ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और किस करियर में आपको जाना चाहिए, ठीक है। एक सजेशन देंगे और एक्सपर्ट्स टीचर ही यहाँ पे हायर करेंगे जिनको करियर काउंसलिंग की प्रॉपर नॉलेज है। ओके, सो ये क्या हो गया? एक प्रोसीजर हो गया। सो मेथड डील विद टास्क कंप्राइजिंग 1 step of a procedure, specify how this step has to be done. Selection of proper method save time, money and efforts and increase efficiency. Okay, so if the common way of doing job is not decided in advance, then there will be confusion, comparison, not possible. अगर मान लो कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तो कोई टीचर might take a phone call and give career counseling, कोई टीचर might just take a Zoom meeting, कोई any other teacher might take a WhatsApp call and guide the student. There will be no proper record, there will be no feedbacks. तो अगर organization proper process set कर देगी तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी. Student can themselves analyze their position and where they want to go. So selection of proper method से क्या होता है? टाइम बचता है, कन्फ्यूजन अवॉइड होता है और कंपैरिजन्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाते। ओके, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वेदर टू यूज सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड है, कौन सा मेथड ऑर्गेनाइजेशन यूज करे, तो ये कैसे ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की पॉलिसीज को यूज कर रही है। मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मतलब हर महीने या फिर हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, लाइक से 20,000 है ना, मशीनरी है, 20,000 डेप्रिसिएशन है, तो हर महीने हर साल 20,000 ही माइनस होगा, ठीक है, आपके रिजर्व्स में से फॉर द डेप्रिसिएशन, ताकि आपकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो रिस्टोर हो जाए। बट डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है? पहले 20,000, फिर 24, फिर 18, इट डिपेंड्स कि कितना आपका बैलेंस आ रहा है, उस पर परसेंट लगता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन को या फिर स्ट्रेट लाइन यूज करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगी कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, मैंने आपको एक जनरल स्कूल का एग्जाम्पल भी दिया है अबाउट द स्टेप्स टू बी फॉलोड। ओके, सो ये था अपना मेथड। नाउ फीचर्स क्या है? स्टैंडर्डाइज वे है कि कैसे काम करना है। राइट मेथड टाइम बचाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, और मेथड जो है वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, हर काम के लिए अलग मेथड्स होते हैं। ओके, नाउ रूल्स, तो रूल्स भी स्टैंडिंग प्लान है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा मैम पॉलिसी और रूल्स समवॉट सेम होते हैं? यस, सेम होते हैं। पॉलिसी जैसे जनरल गाइडलाइन है वैसे रूल्स भी जनरल गाइडलाइंस होती हैं। नाउ रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो रूल्स क्या है? एम्प्लॉयज़ के स्पेशल एक्शन है, जैसे इन टाइम एंड आउट टाइम, कितने बजे आना है कितने बजे जाना है, ये फिक्स होता है ना। जो उनका बाहर चेक इन पॉइंट होता है वहाँ पर उनको थंब लगाना पड़ता है जिससे उनकी एंट्री होती है ऑफिस में, है ना, तभी गेट ओपन होता है, इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। ओके, नाउ दैट इज दे मस्ट देयर इज नो डिस्क्रिशन फॉलोड अलाउड इन रूल्स, दैट इज दे मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इफ द रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ हु आर डिसओबेइंग द रूल्स। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है, उसने बायोमेट्रिक पे थंब लगाया एंड वो अंदर चले गया, गेट अभी खुला हुआ था, कोई दूसरा पर्सन है वो उसके साथ ही अंदर चले गया एंड उसने रूल फॉलो नहीं किया एंड अटेंडेंस उसकी मार्क नहीं हुई, बाद में वो जाके बोल रहा है सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, मैं तो अंदर आ गया था,
तो सीसीटीवी फुटेज में ये पता चला उसने तो पंच इन ही नहीं किया था। तो रूल सबके लिए सेम है, अगर आप नहीं करोगे आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो अटेंडेंस मार्क करने का एक तरीका उन्होंने सेट किया, रूल बनाया कि सबको बायोमेट्रिक पंच इन करना है, नहीं किया आपने पंच इन तो बस पेमेंट कट, आपका आना वेस्ट हो गया। सो रूल्स आर स्पेल्ड आउट टू क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे तो रूल्स बहुत नेसेसरी हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्मोकिंग जोन अलग बनी है, बट ऐसा रूल भी बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी स्मोक नहीं करेगा। अगर स्मोकिंग की तो पेनाल्टीज लग सकती हैं या फिर रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, आपको रिजिग्नेशन देना पड़ जाएगा। रूल्स जनरली गाइड द जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन देम, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये रूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए। कोई भी पकड़ाया, किसी के खिलाफ कंप्लेन आई तो गए, बस इंक्वायरी होने पे अगर प्रूव हो गया कि आप गिल्टी हो तो बस एम्प्लॉय की जॉब चली जाएगी। सो रूल्स सबके लिए इक्वल है और एम्प्लॉयज़ को उन्हें फॉलो करना है। तो रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इससे डिसिप्लिन आता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जनरल गाइडलाइंस नहीं है, स्ट्रिक्ट अधर टू है, यही फ़र्क है रूल्स पॉलिसीज़ में। पॉलिसीज़ बना ली, फॉलो करवाना है मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ से। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रूल्स दे दिए गए हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो जॉब जाएगी। ओके, सो एक बार इसको रीड आउट करो, देन आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके, लेट्स सी फर्दर अगर आप चेकआउट करोगे तो फीचर्स ऑफ रूल्स गिवन है। तो रूल्स एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे स्कूल में नहीं होता था कि 7 बजे आना है, 7:15 से असेंबली लग जाएगी, उस देर में 7 से 7:15 पे आपको बैग रख के आना है अपने क्लासरूम में, क्योंकि आप जस्ट एंटर किए हो। असेंबली में आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर बाल, हेयर ड्रेसअप, A to Z शूज़ क्लीन होने चाहिए, रूल्स थे। ठीक है, अगर आप इन रूल्स को वायलेट करोगे तो ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो रूल्स क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी आपको किस तरीके से काम करना है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी डिटेल्स होती हैं। आर रिजिड, स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव, यानी आपको फॉलो करना ही करना है। दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, रूल्स बना दो एंड उसको फॉलो करना है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्टली प्रोग्राम्स। सो प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान है, एक प्रोग्राम है, उसकी प्लानिंग करी, प्रोग्राम खत्म, बस प्लानिंग एंड। सो प्रोग्राम क्या होता है? आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, ऑल दीज प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम. So the programs are made to get a systematic working in the organization. The program makes create relation between policies, procedures and goals. तो सबका mixture क्या होता है? एक program होता है, ठीक है? The program are also prepared at different levels. A primary program is prepared by the top level. Then to support the primary program, supportive program at different levels are prepared. For example, construction of a shopping mall, opening of a new department. तो मान लीजिए for example अगर कोई पर्सन है, उसकी एक कंपनी है, या फिर कह सकते हैं अगर कोई पर्सन है जो एक बिल्डर है, ठीक है, एक कंपनी में काम करता है, एक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, इस बिल्डर को एक ऑर्डर मिलता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल, ठीक है। तो वो यहाँ पर सब चीज़ करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, प्रोसीजर करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, रूल्स बनाएगा। तो प्रोग्राम क्या होते हैं? ये सिंगल यूज़ प्लान क्यों बोला? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया तो ये प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर सारी चीज़ों का यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सिंगल यूज़ प्लान। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्टली फीचर्स क्या हैं? डिटेल्ड स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट की, कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स का, प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, एंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, include entire gamut of activities in a program. Minutest details are worked out, its procedures, rules, budget within the broad policy. सबका मिश्रण होता है प्रोग्राम। बस बात यह है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म तो आपका प्रोग्राम भी खत्म। तो बोलते हैं ना, प्रोग्राम खत्म हो गया, चलो अपने अपने घर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी, रूल्स, ऑब्जेक्टिव सब यूज होगा, सब लोग एक साथ आके काम करेंगे। टॉप लेवल मैनेजर एक प्राइमरी प्लान बनाएगा, बाकी डिपार्टमेंट्स एक सपोर्टिव प्लान बनाएंगे और आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगी। ओके,
सो दिस इज प्रोग्राम्स. नाउ बजट. सो बजट तो आपको पता ही है, पैसे एलोकेट करना फॉर एवरी एक्टिविटी. सो बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. ओके, फैंसी लैंग्वेज लिखिए. बजट आपको पता है हर चीज़ के लिए पैसे एलोकेट करना, बट फैंसी लैंग्वेज कैसे लिखिए? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन numerical terms. So in budgets the results are always measurable and most of the time these are financial in nature, but it does not mean that company prepares only financial budget. कंपनी अपने गोल्स का भी बजट बना लेती है, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कंपनी हमेशा फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करे, तो बट मोस्टली जो बजट होते हैं वो फाइनेंशियल ही होते हैं. ओके, अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल बजट कैपिटल बजट इज़ prepared to find out the expected capital requirement. Capital budget भी बनाया जाता है. Okay students, operational budget is prepared when instead of finance hourly units are used stating expected hours the employees will be working. तो आप operational budget भी बना सकते हो कि employees कितने घंटे काम करेंगे. Budget managers prepare करते हैं हर level पर, and at every level lower level manager generally prepare operational budget. जैसे sales budget है 1 लाख, प्राइस पर यूनिट है 20, टोटल सेल्स बजट हो गया 20 लाख रुपए का. सो हर डिपार्टमेंटल बजट भी हो सकते हैं. जैसे फाइनेंशियल जो एरियाज हैं उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंटल बजट्स भी हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज एंटायरली अनदर ऑब्जेक्टिव. नाउ फीचर्स क्या है? ये स्टेटमेंट है कि हमारा कितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट है न्यूमेरिकल टर्म्स में. ओके, ये स्टैंडर्ड सेट करवाता है for measuring and comparing actual performance, quantifies future facts and figures. उसके साथ बजट हर मैनेजर हर लेवल पर प्रिपेयर करता है. कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसमें अगर कोई डेविएशंस हो तो वो पकड़ा जाते हैं, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस. ओके, कि इतने पैसे एलोकेट किए थे, इतने खर्च हुए और काम भी नहीं हुआ. ओके, नाउ लेट्स स्टडी केस स्टडी. तो निकाल लीजिए अपनी क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर जिसमें हम केस स्टडी को नोट डाउन करेंगे. सो स्टूडेंट्स फटाफट इसको एक बार रीड करो, देन वील प्रोसीड. ओके, So Flipkart is an e-commerce company founded in the year 2007. Flipkart एक e-commerce company है जो फाउंड हुई थी 2007 में by सचिन बंसल and बिनय बंसल. The company is registered in Singapore, but it has its headquarters in Bangalore. The company seeks to increase traffic on their site, more clicks on their product and boost sale by the next quarter. यानी कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है. Okay, now Flipkart was the first company to offer COD, cash on delivery facility. Before giving this offer, company scanned the environment and allocated huge fund to implementation of this offer. मतलब कंपनी ने COD को चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी किए. ठीक है. The company offer in general 2 weeks return option, but it may vary from product to product. कंपनी जो रिटर्न ऑप्शन है वो 2 वीक्स में प्रोवाइड करती है, बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये चीज़ वेरी करती है. ओके, सो अभी तक की केस स्टडी ये है. नाउ आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर कंपनी फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर. तो यानी जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है कंपनी बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करती है. ओके, कंपनी ऑफर्स वेरियस ऑप्शंस ऑफ पेमेंट सच एज COD, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा. This year company plans to spend 50 crore for advertisement to increase the sale. Okay, Flipkart reserves the right to terminate your membership or refuse to deliver its product if it is discovered that you are under the age of 18. यानी अगर आप 18 से कम उम्र के हो तो फ्लिपकार्ट के पास ये राइट है कि फ्लिपकार्ट मना भी कर सकती है आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने से. येस, अब उसके बाद दिस इज बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द माइनर्स आर नॉट एलिजिबल टू यूज़ वेबसाइट्स. तो ये वैसे तो रियल लाइफ में माइनर्स हो मेजर्स हो सभी वेबसाइट यूज़ करते हैं, बट इस केस स्टडी में ऐसा लिखा है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउ केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स बीइंग यूज्ड बाय फ्लिपकार्ट कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैरा. सो यहाँ पर बेसिकली इस केस स्टडी में क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बताया कि फ्लिपकार्ट क्या करती है. सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट ने क्या चालू किया था, COD चालू किया. फिर उसके बाद उन्होंने, ये फर्स्ट कंपनी थी जिसने COD चालू किया, एंड COD फैसिलिटी को चालू करने के लिए इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए और 2 वीक्स का इनका रिटर्न प्रोग्राम है. उसके बाद आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर कंपनी बहुत सारे स्टेप्स
फॉलो करती है जो एक क्रोनोलॉजिकल यानी सीक्वेंस में है। उसके बाद कंपनी जो है एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च करने जा रही है। कंपनी बहुत सारी मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है कंपनी के पास, और अंडर द एज ऑफ 18 के जो लोग अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कंपनी के पास राइट है कि वो ऑर्डर को देने से, डिलीवर करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। सो इस केस के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कौन से टाइप ऑफ प्लान्स हैं। उसके अलावा आपको ये बताना है कि कौन कौन सी लाइन्स से आपको ऐसा लगा कि वो उस टाइप के प्लान हैं। ओके, सो फर्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सी लाइंस में इंडिकेट हो रहा है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ था। कंपनी सीक्स टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन देयर साइट, मोर क्लिक्स ऑन देयर प्रोडक्ट एंड बूस्ट देयर सेल बाय द नेक्स्ट क्वार्टर। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इंडिकेट हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर अपन को पता चल गया ऑब्जेक्टिव है। आपको एग्जाम में कंप्लीट लाइंस लिखनी है, इस तरह से नहीं लिखना कि आपको यहाँ पे डैश लगाना हो। ये आपके रिफ्रेशर्स और एनसीईआरटी में इस पैटर्न से लिखा होता है, बट जब एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट लाइंस लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्ट्रैटेजी कौन सी लाइंस में इंडिकेटेड है? स्ट्रैटेजी यहाँ पर इंडिकेटेड है। फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर सीओडी। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए। तो कोई भी कंपनी अगर सीओडी ऑप्शन लेके आ रही है, मतलब वो कस्टमर्स के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को उन्होंने भांप लिया है कि कस्टमर्स को चाहिए होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट डिलीवर ही ना हो, तो क्यों ना तब जब प्रोडक्ट डिलीवर हो तब पेमेंट करें। तो सीओडी एक स्ट्रैटेजी थी कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए। सो ये यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैसा प्लान है? स्ट्रैटेजी। ओके, देन आपको ये वाली लाइन कंप्लीटली लिखनी पड़ेगी आंसर में। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि नेक्स्ट है आपका पॉलिसी। सो पॉलिसी कहाँ पर एनश्राइंड है? बिफोर दिस ऑफर company scanned the environment and allocated huge fund to implement this offer. Company offer in general 2 weeks return option. So ये जो 2 weeks return option है, ये क्या है? कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप 2 हफ्ते में रिटर्न कर दो। ये कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है। और आप चाहें तो वो 18+ वाला है ना, वो भी कंपनी की एक पॉलिसी ही मानी जाएगी, है ना, कि 18 से जो कम एज के लोग हैं यानी माइनर्स को प्रोडक्ट डिलीवरी कंपनी पे डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट है प्रोसीजर। सो आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर कंपनी फॉलोज अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो क्या था? प्रोसीजर था। नाउ मेथड, द कंपनी ऑफर्स वेरियस ऑप्शंस ऑफ पेमेंट लाइक सीओडी, नेट बैंकिंग, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। सो ये क्या है? ये मेथड है। बजट, कंपनी प्लान्स टू स्पेंड 50 करोड़। तो 50 करोड़ कंपनी किस पे स्पेंड करने वाली है इस साल? 50 करोड़ कंपनी एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करने वाली है। तो ये वाली लाइन क्या बताती है? ये वाली लाइन बताती है आपको कि बजट, ठीक है। नाउ रूल, फ्लिपकार्ट रिजर्व्स ये वाला जो था ना आपका, फ्लिपकार्ट रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट योर मेंबरशिप और रिफ्यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट इफ इट इज डिस्कवर्ड दैट यू आर अंडर द एज ऑफ 18। ये क्या है? ये रूल बनाया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। ये रूल बनाया फ्लिपकार्ट ने कि उनके पास ये राइट है। ओके, सो ये रूल के अंदर आएगा। नाउ ये सारे अपने क्या हैं? टाइप ऑफ प्लान्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी केस स्टडी, सिंपल, एकदम सिंपल टॉपिक था ये टाइप्स ऑफ प्लान्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज़ इंडियाज़ ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some other state boards also. If you want e-notes और e-books, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड हम आपको तैयारी कराते हैं कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स की, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हम आपको एग्जाम से पहले क्रैश कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स अभी चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ऐप पर। हम आपको प्रोवाइड करते हैं हर क्लास की फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगली बार अगर आप सोशल मीडिया ओपन करें तो अगर आप सर्च बार को देखेंगे वहाँ पे आपको टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलो बटन. Please subscribe to the channel if you haven't. Like this video. See you in the next session super soon.